Hello student, welcome to RS Public School. I am Nisha Bansal, your GK Moral Science teacher, and today I am going to explain you chapter 10 of your Moral Science book. चैप्टर नेम इज़ एमिंग हाई। एमिंग हाई का मतलब है कि आपका कितना बड़ा उद्देश्य है, कितने ऊंचे ऊंचे आपके उद्देश्य हैं, और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आपके अंदर जो है कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर वो क्वालिटीज़ नहीं है तो आपके जो उद्देश्य हैं वो आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इस चैप्टर में एक पर्सन है मार्को पोलो, उस पर्सन की क्वालिटीज़ देखिए, उसके थ्रू आपको बताया गया है कि किस तरह से उसने स्ट्रगल करके जो है अपने एम को प्राप्त किया था। एक पर्सन जिसके एम बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, उसके लिए जो होता है कोई भी असंभव काम करना भी पॉसिबल हो सकता है। इनक्रेडिबल टास्क मतलब असंभव काम करना, ठीक है। वो हर चैलेंज को जो है वो एक्सेप्ट करता है और उसके रास्ते से कोई भी चीज़ जो होती है उसके रास्ते को भटका नहीं सकती है। जिनके ऊंचे ऊंचे उद्देश्य होते हैं वो बिना डर के सारे काम को करते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं। उन्हें कोई भी चीज़ जो है डगमगा नहीं सकती, और यही उनकी क्वालिटी होती है कि ऐसे जो पर्सन होते हैं वो कभी भी पराजय को एक्सेप्ट नहीं करते, डिफीट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मार्को पोलो जो था उनमें से एक थे, ठीक है। अब ये आप इमेजिन करिए कि 600 और 700 ईयर्स पहले जो है कंट्री में जो ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा कठिन, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट और डेंजरस का वर्क था, क्योंकि जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तब इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे। लोगों को जो है मेन लैंड के रूट के थ्रू ट्रैवल करना पड़ता था, पैदल ट्रैवल करना पड़ता था, ठीक है। विलेजेस और जो टाउन्स थे वो एक दूसरे से बहुत दूर थे। जो लोग हैं वो मर जाते थे, फूड की और पानी की कमी से जो है वो मर जाते थे। पीपल जो है उनको साथ में ग्रुप में जो है ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी, क्योंकि अगर वो अकेले ट्रैवलिंग करेंगे तो वो खो सकते थे, ठीक है। तो केवल वो पर्सन जिसमें साहस होता था, जिसमें डेयरिंग होती थी, वही केवल लंबी लंबी जर्नीज़ को कर सकते थे, ठीक है। और जो स्ट्रेंज लैंड था, मतलब जो अजनबी लैंड पे वो चल सकते थे। 13th सेंचुरी में यूरोप में जो है व्यापार बहुत ज़्यादा फेमस था। इंडिया और चाइना उस समय बहुत रिच बनना चाहते थे, तो उस समय साउथ ईस्ट एशिया में स्पाइसेस का काम होता था, मसालों का काम होता था, जो कि यूरोप को में ग्रेट प्रॉफिट में बेचा जाता था। मार्को पोलो एक यंग मैन था जो कि वेनिस में रहता था, और वो एक अमीर व्यापारी के फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है। उस समय जो वेनिस का जो सिटी था वो व्यापार का मेन सेंटर था, ठीक है। ईस्ट यूरोप में ईस्ट के साथ उसके व्यापार होते थे। 1271 में 17 साल का जो मार्को पोलो था उसने चाइना के लिए जर्नी स्टार्ट करी। चाइना को तब कैथाय बोलते थे, और उन्होंने अपनी जर्नी अपने फादर निकोलो पोलो और अंकल मैफियो पोलो के साथ स्टार्ट की। वो सबसे पहले कहाँ गए? वेनिस से एशिया में गए, फिर ब्लैक सी, क्राइमिया गए, ठीक है। वहाँ से वे जो है पर्सिया में गए, अफ़गानिस्तान में गए, ठीक है, फिर पामीर्स में गए। इसके बाद उन्होंने ग्रेट गोबी डिज़र्ट पार किया और पेकिंग में पहुंच गए। इस पूरी जर्नी को कवर करने के लिए उनको 4 साल लग गए, ठीक है। तो अब ये देखिए कि ये जो 4 साल की जर्नी है उन्होंने कितने मतलब संघर्ष से करी, क्योंकि उस समय जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी नहीं होते थे, ठीक है। और रास्ते में जो है लोगों को मार दिया जाता था, उनको जो है कैप्चर कर लिया जाता था और उनको दास के रूप में बेच दिया जाता था। पोलो जो है वो वहाँ पहुंचकर कुबलाई खान के कोर्ट में गया। और कुबलाई खान कौन था? फेमस मंगोल इन्वेडर गेंगिस खान का पोता था। वो जो है पेकिंग, जो कि बहुत बड़ा एम्पायर था उस समय, वहाँ का शासक था। कुबलाई खान ने जो है उनको बहुत ही अच्छे से जो है रिसीव किया। निकोलो मफेलो जो है वो जो उनके दादाजी और उनके पिता थे वो पहले ही चाइना आ चुके थे, इसीलिए वो वहाँ के जो एम्परर थे यानी कि कुबलाई खान को अच्छी तरह से जानते थे। मार्को पोलो जो है उसने अपने एक टास्क सेट किया कि उसे मंगोल की लैंग्वेज सीखनी है, और धीरे धीरे अपने काम से उसने वहाँ के जो एम्परर था उसको इतना खुश कर दिया कि जो कुबलाई खान है वो मार्को पोलो के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगा और उसको एक सर्विस दे दी। उसको क्या काम दिया कि वो जो है मतलब कि उस कंट्री की तरफ से दूसरे कंट्रीज़ में जो है
वो ट्रैवलिंग करने जाते थे। ठीक है, जैसे 1287 में वो बर्मा गए, उसके बाद सिलोन की ट्रिप की। सिलोन को इस समय श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और मार्को पोलो जो है उन्होंने मेड द गवर्नर ऑफ एन इम्पॉर्टेंट सिटी, उसे एक इम्पॉर्टेंट सिटी का गवर्नर भी बना दिया गया। 1219 में 15 साल के बाद, ठीक है, 15 ईयर्स आफ्टर कमिंग टू पेकिंग, मार्को पोलो ने अपने जो एम्परर से परमिशन ली कि वो मतलब कि जाना चाहता है अपने वहाँ पे, जो अपनी कंट्री है वहाँ जाना चाहता है, लेकिन कुबलाई खान ने उसे जाने से मना कर दिया। ठीक है, तो क्योंकि वो उसकी सहायता के बिना नहीं रह सकता था। अब जो है प्रिंसेस की जो मैरिज थी, कुबलाई फैमिली में प्रिंसेस की मैरिज अरेंज की गई थी उसके ग्रांड नेप्यू से। ठीक है, जिसका नाम था अर्गम, जो पर्सिया का वायसराय था। अर्गम जो है उसने जो है कुछ अरेंज किया जिससे कि ब्राइड को वहाँ पे लाया जा सके। ठीक है, लेकिन ब्राइड को वहाँ पे लाने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्टीज थी, रास्ते में डेंजरस और रिस्क था। तो इसीलिए वो इस तरह का पर्सन चाहते थे जो ट्रस्टेड हो और एक्सपीरियंस हो, रास्तों को जानता हो। तो उन्होंने कुबलाई खान को जो है रिक्वेस्ट किया कि पोलो को उसके साथ भेज दें। कुबलाई खान एग्री हो गया और उसने मार्को पोलो से प्रॉमिस ले लिया कि वो जो है इस जर्नी के बाद वापस आएगा। इसके बाद जो पार्टी है उसने समुद्र के रास्ते से मतलब जाना डिसाइड किया, लेकिन जो है जर्नी के तुरंत बाद ही जो है कुछ ट्रबल्स स्टार्ट हो गए, हवाएं बहुत तेज़ चलने लगीं। ठीक है, और बहुत महीनों के बाद जो है जो उनका जो शिप था वो सियोलॉन पूछा और उन्होंने इंडिया और ईस्ट अफ्रीका को टच किया। प्रिंसेस जो है वहाँ पे सेफ पहुँच गई, लेकिन 2 या 3 पर्शियन नोबल मैन जो है उन्होंने अपनी जो है लाइफ खो दी। लेकिन सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ ये थी कि अर्गम जो है वो खुद भी डाई हो गया, मतलब पर्सिया में पहुँचने से पहले। ठीक है, फिर कुछ ये न्यूज़ सुनने के बाद कुबलाई खान भी डाई हो गया। इसके बाद जो मार्को पोलो ने सोचा कि अब उसका पैकिंग में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो उसने प्रॉमिस किया था उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो अपने फादर और अंकल को लेकर क्या हुआ कि वेनिस चला गया। ठीक है, और वेनिस आने पर वेनिस वो 1295 में आया, यानी कि उसने 24 इयर्स के बाद जो है वो वेनिस आया था। जब उसने वेनिस से अपनी ट्रैवलिंग शुरू की थी तो वो केवल 17 इयर्स का था, और जब वो वेनिस वापस आया तो वो 41 इयर्स का था। तो ये जो स्टोरी है मार्को पोलो ने वेनिस के लोगों को सुनाई, लेकिन कोई भी उसको पहचान नहीं पाया। फिर उसने अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को डिनर में इनवाइट किया और उसने रफ़ और मतलब रागिस कपड़े वगैरह पहने हुए थे, पुराने कपड़े पहने हुए थे जो कि उसने जर्नी में पहने थे। जब उसके सारे गेस्ट प्रेजेंट हो गए तो उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। कपड़े फाड़ने से क्या हुआ कि जितने भी प्रीशियस स्टोन्स थे और जो हीरे जवाहरात थे उसके फटे हुए कपड़ों में से निकलने लगे। तब उनको ये विश्वास हुआ कि वाकई में जो पोलो है उसने इतनी बड़ी जर्नी की है और उन्होंने उसका वापस से स्वागत किया। लेकिन मार्को पोलो का जो एडवेंचर था यहीं पे ख़त्म नहीं हो गया, उसके ज़िंदगी में अभी भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी। तो क्या हुआ, फिर उसके बाद वेनिस और जेनेवा के बीच में एक लड़ाई छिड़ गई। मार्को पोलो जो कि शिप का जो ट्रेडिंग कर रहा था, शिप को चला रहा था, तो वो जेल में भेज दिया गया। ठीक है, 3 साल वो जेल में रहा, लेकिन उसने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। जेल में रहकर उसने एक बुक लिखी। ठीक है, और जब 3 साल के बाद जो है शांति स्थापित हो गई तो उसे घर जाने दिया। मार्को पोलो की जो बुक थी वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई। उसने इस बुक में अपने एडवेंचर के बारे में, अपने जहाँ जहाँ उसने प्लेसेस घूमे, जहाँ लोगों को देखा, उनके बारे में इतना नहीं लिखा है। ठीक है, और लेकिन उसने जापान के बारे में लिखा है। और इसके पहले जो है यूरोप के जो लोग थे वो जापान को नहीं जानते थे कि जापान भी दुनिया में है। मार्को पोलो जो है तो पहला यूरोपियन था जिसने एशिया को पूरा, मतलब एशिया के बाहर ट्रैवलिंग की थी। यूरोप के जो लोग थे वो उनको एशिया ईस्ट के बारे में उस दिनों बहुत कम नॉलेज थी, और उनको जो है मार्को पोलो के ऊपर विश्वास करना बहुत ही कठिन था। कुछ सालों तक उन्होंने उनकी लिखी हुई बुक का जो कलेक्शन था उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब 19th सेंचुरी में वो जब मतलब कि उन्हें इस सत्य का पता चल गया। ठीक है,
तो कुछ चीज़ों जो मार्को पोलो के बारे में थी वो सही थी और कुछ चीज़ें जो थी उन्हें गलत मिली। मार्को की जो बुक थी वो बहुत ही अच्छी थी और लोगों को उनकी बुक जो है वो बहुत पसंद आई। और ये जो मार्को पोलो का जो एम्बिशन था उसी का रिज़ल्ट था कि मतलब उन्होंने एक नए कंट्री की डिस्कवरी की थी। उसके बाद इफ़ यू मस्ट, अगर आप जो है अपने दिमाग में कुछ भी सोच लेंगे कि हमें ये करना ही है, ठीक है, तुम्हें ये ज़िंदगी में मुझे ये करना ही करना है, चाहे वो कठिन हो चाहे वो सरल हो, वो तुम ज़रूर कर लोगे, वो आप लोग ज़रूर कर लेंगे। तो हमें अपने एम्बिशंस के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए जो है आगे स्टेप बढ़ाते रहना चाहिए, कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है। अगर हम पीछे हट गए तो हम कभी लाइफ में कुछ नहीं प्राप्त कर सकेंगे, और आगे बढ़ते चले गए तो हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता जाएगा। ओके, दिस इज़ द स्टोरी। आप आराम से घर पे रीड करिएगा, इसको थॉरोली स्टडी करिएगा। ओके, बाय।